साथियों, मैं अवनीश पांडे जीएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को पढ़ रहे हैं और हमने आपके चैनल पे आप देखिएगा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने वीडियो डालना शुरू किया है और अब तक हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज जो होगा वो हमारा कौन सा लेक्चर होगा? 6ठा लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा कितने नंबर का है? लेक्चर 6 है, ठीक है। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है आपको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है वो आज हम लोग शुरू करेंगे। अनुच्छेद जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद में हालांकि बहुत सारे अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा था, उसके पीछे हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद आ गए हैं। तो जो अनुच्छेद हमने वहां पढ़ा है उसको छोड़ेंगे और जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए और अपने कॉपी में इसको जो है उतारते जाइए। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही चुपचाप उतारिए। इतना लाजवाब आपका नोट्स होगा ना कि कहीं आपको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कोई आपका जो है सो ऐप वगैरह नहीं बनाया हुआ है, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप बस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आइए, यूट्यूब पे देखिए और अपना नोट तैयार कीजिए, धनाधन जो है सो याद कीजिए, रखते जाइए। एक और सबसे बड़ी बात कि हर रोज रात में 7 बजे से टेलीग्राम पे आपका टेस्ट चलता है। जो आज वीडियो डालते हैं उसी वीडियो को जो है सो उसी वीडियो का कल टेस्ट होता है, तो आप उस वीडियो को देखिए, टेस्ट को दीजिए। और 7:10 से हमारे फेसबुक पे अवनीश पांडे नाम से मेरा फेसबुक चैनल है, फेसबुक है, आईडी है, वहां पे जो है सो 7:10 से भी टेस्ट शुरू होता है। 7 बजे से टेलीग्राम पे और 7:10 से फेसबुक पे। वहां पे आप जो है जिस तरह से फोन से बात होती है ना उस तरह से आप बात करके एक दूसरे का जवाब दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं और बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए होते हैं उसका आंसर देते हैं, तो आप भी जो है अपना आंसर दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक समझिए कि रिवीजन टाइप का हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा, बहुत बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, आपको भी आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद जो है या आर्टिकल इसको कहते हैं। आर्टिकल 1 लिखिए, डैश लिखिए। याद होगा हम जब चर्चा कर रहे थे तो एक बार पीछे मैंने बताया था कि आर्टिकल 1, भाग 1 और अनुसूची 1 ये तीनों एक ही बात बताते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यानी भारत जो है एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा यूनियन है जो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। यह बात कौन बताता है? आर्टिकल 1 बताता है भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये आर्टिकल 1 बताता है। अगर हम देखें आर्टिकल 2 को, तो आर्टिकल 2 क्या बताता है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा। यानी कि अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत यह अधिकार हमको मिलता है कि हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अगला है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के द्वारा हम किसी राज्य की सीमा, राज्य का नया नाम और नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार हमको आर्टिकल 3 देता है। जैसे अभी 2014 में आपने देखा था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, यानी कि एक नया राज्य बना है तेलंगाना, तो किस आर्टिकल का प्रयोग करके बना होगा? तो आर्टिकल 3 का अधिकार देता है कि आप जो नया राज्य बना सकते हैं। उसी तरह से अगला है आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 यह बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता जो है वह 5 से 11 के बीच में आता है। अब मैं नागरिकता पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। अब सीधा सीधा बताइए कि हम और आप जो हैं भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो पहला कंडीशन, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ये नागरिकता का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया कि अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे देश के राजदूत भारत में रहते हैं और 4 साल 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। अगर उनके बच्चे जन्म ले लेंगे तो क्या वो भारत के नागरिक हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण जो अभी हमने आपको बताया पिछले लेक्चर को आप देखिए, हमने आर्टिकल संशोधन 100 की चर्चा की है, 100 की चर्चा करी है। उसमें हमने बताया कि बांग्लादेश के साथ हमने सीधा सीमा साझा किया है, ये देशीयकरण है। तीसरा कंडीशन जो है वह है भूमि विस्तार के द्वारा। हमको गुस्सा आया, हमने पाकिस्तान को जीत लिया। जो पाकिस्तान को हमने जीत लिया तो पाकिस्तान जो होगा वो किसका हिस्सा हो जाएगा? भारत के हिस्से आएंगे। पाकिस्तान के सभी नागरिक उसी समय से भारत के नागरिक हो जाएंगे। और चौथा जो है यह पंजीकरण
प्रमाणीकरण के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो लगातार 7 वर्षों तक आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, भारत की नागरिकता खत्म कैसे होगी? तो भारत की नागरिकता 2 तरीकों से 3 तरीकों से खत्म हो सकती है। एक, अगर भारत से आपको निकाल दिया जाए, भारत से निर्वासित कर दिया जाए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और दूसरी, अगर किसी देश में आप जाते हैं और वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार जी जो हैं वो, उनके पास कनाडा की नागरिकता है, क्योंकि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले लिया था, उनको पता ही नहीं चला कि कंडीशन भारत में ये है कि अगर आप कनाडा की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और अब वो भारत की नागरिकता नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि लगातार 7 वर्षों तक अगर आप भारत में रहेंगे तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। और फिल्म एक्टर है, बार बार जो उनको विदेश जाना पड़ता है, तो जैसे विदेश से लौट के आए तो 7 साल अब से काउंट होगा। बात समझ में आ रही है? और साल में 10 बार विदेश से जाते हैं तो कहां से उनको नागरिकता मिलेगी? तो वहीं की नागरिकता को लेकर के भारत में रह रहे हैं। क्लियर? अब आते हैं आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 यह बताता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 जो है यह मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और मौलिक अधिकार जो है लेक्चर 3, इसी में आप सीरीज में देखिएगा, लेक्चर 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आप उसको देख लीजिए, आपका मौलिक अधिकार क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे चर्चा करने नहीं जा रहा। अगला है आर्टिकल 36 से 51। यह आर्टिकल 36 से 51 जो है यह बताता है आपको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। क्या बताता है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। और मैं इसे भी नहीं बताने जा रहा क्योंकि लेक्चर 4 जो है वह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। आप जा करके लेक्चर 4 को देखिए, आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 52। यह बताता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में क्या होंगे? एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 यह क्या बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका प्रमुख होंगे। क्या बताता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होंगे। यह बात बताता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 क्या बताता है? आर्टिकल 54 यह बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, चलिए मैं केवल अभी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल को यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। 6-7 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से केवल रिलेटेड होगा ये। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अब देखिए, आपके दिमाग में आया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी कि संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों वाला किताब है और उस नियम के आधार पर शासन सत्ता कौन चलाती है? तो यही संविधान के सदस्य चलाते हैं। तो अभी हम लोग राष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे हैं। जब राष्ट्रपति पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे A to Z प्रश्न राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अभी केवल राष्ट्रपति के लिए जो नियम बने हैं उस नियम को पढ़ रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। राष्ट्रपति में तो एक शब्द में आप एक मुंह से जो राष्ट्रपति 14 के 14 राष्ट्रपति का नाम आप दे सकते हैं। मैं इस तरह से आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप उनसे रिलेटेड रूल्स को देखिए। आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 61 यह बताता है महाभियोग। किस पर महाभियोग? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति नहीं राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो हम सीरियसली उसको उसके पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि वह राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है। तो उसको उसके पद से हटाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? महाभियोग लाते हैं। और ये महाभियोग के द्वारा जो है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कौन लगाता है, कुछ कौन करता है, कितना से लगता है, इसकी चर्चा राष्ट्रपति वाले वीडियो में, उसके लिए इंतजार कीजिए। 61 उसके बाद 72 यह बताता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। क्या बताता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति।
शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा हो चुका है, इवन फांसी की सजा, उसको भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति पे आपको उम्र कैद हो गई हो, 5 साल 7 साल 10 साल की सजा हो गई हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा हो गई उसको कम करा सकते हैं या फिर उसको जो है माफ कर सकते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति को देता है कौन, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। उसके बाद आर्टिकल 85 जो है, आर्टिकल 85 यह क्या बताता है, यह बताता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। भंग करने का मतलब कि लोकसभा जो होता है उसका कार्यकाल 5 ही वर्षों का होता है, तो हर 5 साल पे राष्ट्रपति उसकी सभा को भंग कर सकते हैं, या अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे और वह बोले कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 क्या बताता है, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ जो है एक मंच पर एक साथ अधिवेशन करने के लिए बुला सकते हैं। यह आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 123, 1 2 3 इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 123 क्या बताता है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा जो कि कानून बनाती है, यानी कि संसद कानून बनाती है, लेकिन संसद कानून कब बना सकती है, जब अधिवेशन चल रहे हो तब कानून बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वह अध्यादेश कानून रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और है कि जब अधिवेशन प्रारंभ होगा तो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद उस अधिवेशन को कानून बना देती है तो यह अधिवेशन कानून बन जाएगा। अगर नहीं बनाती है तो यह अधिवेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अध्यादेश जो है इनका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कानून नहीं बनाई अधिवेशन के दौरान संसद, तो इनका अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। कितने दिन के भीतर, तो 6 सप्ताह के भीतर। किसके, अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर इसको कानून नहीं बनाया गया अध्यादेश को, तो ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 143 एससी, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार, यानी राष्ट्रपति जो है उनको आर्टिकल 123 जो है यह सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार देता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि फलाना एजुकेशन होना चाहिए। एक अनपढ़ गवार भी राष्ट्रपति बन सकता है, और उस स्थिति में जब उनके पास कानून का ज्ञान नहीं होगा और वो लगेंगे शासन सत्ता चलाने, उल्टा पुल्टे कानून ला देंगे, तो उन पर क्या हो जाएगा, महाभियोग लग जाएगा एक शर्त के तहत। तो महाभियोग लगेगा तो उनको पद से हटना पड़ेगा, महाभियोग की पुष्टि हो जाएगी। तो इसलिए वो अगर किसी के नियम को लगाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसके लिए कानून की सलाह हमको लेनी चाहिए, तो सीधा किससे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कानून की सलाह लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कानून की सलाह लेने के लिए बाध्य हैं, यानी कि अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको यह सलाह दे दिया तो इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब उनके अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि सलाह जो है उनको मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और मैं आपको सबसे दिखा देता हूँ कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति वाले वो कौन कौन से आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी बात आर्टिकल 52 बताती है। आर्टिकल 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, यानी कि भारत में जितने भी कार्य होंगे सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। देखिए मोदी जी जो है बहुत सारे विदेश दौरा करते हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, एक भी काम उनके नाम से नहीं होता है, काम जरूर वो करते हैं, नाम किसका चलता है, राष्ट्रपति का। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में हैं और आपके घर में जो है सो आपके दादाजी जिंदा है या फिर आपके पिताजी हैं, तो आपके घर पे जो शादी विवाह का कार्ड आता है वो किसके नाम का आता है, आपके नाम का आता है क्या,
नहीं आता। किसके नाम पे आता है? तो दादाजी जिंदा है तो उनके नाम पे आएगा, नहीं दादाजी जिंदा है तो पापा जी के नाम पे आएगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि दादाजी के नाम पे आएगा बारात की कार्ड तो दादाजी ही बारात करने जाएंगे, घर का कोई भी सदस्य बारात करने जा सकता है। उसी तरह से जो आर्टिकल 53 है यह बताता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ही सब काम करेंगे। उसके लिए उनके कार्य को करने के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया है और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के उनके सारे कार्य को करती है। क्लियर? आर्टिकल 54 यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होता है, वो कैसे होता है इसके बारे में चर्चा किया गया है, मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है? इसके बाद आर्टिकल 61 जो है यह बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर राष्ट्रपति ने किसी प्रकार का संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है तो उन पर महाभियोग लग सकता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन 2/3 बहुमत से उस पर महाभियोग लगाती है और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र पद से त्यागपत्र देना होगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद पे ना हो तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है? अगला आर्टिकल 72 बताता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गया है, आपको उम्र कैद हो गई है, 7 साल 10 साल की सजा हो गई है, तो उसको कम कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। किसी को फांसी की सजा हो गई है, उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं या उसको माफ कर सकते हैं। ये क्षमादान की शक्ति देता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 85 यह लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है, क्योंकि 5 साल के बाद हर लोकसभा क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 108 यह संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला सकते हैं। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है? चलिए, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल था। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हम लोग को देखने। अब आते हैं अगले आर्टिकल। मैंने आपको बोला था ये जरूरी नहीं कि 143 हो गए थे उसके बाद 144 से ही शुरू करेंगे, ये केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल थे। आर्टिकल अभी हम लोग को बीच में भी पढ़ना है। राष्ट्रपति वाला खत्म हो गया, आप राष्ट्रपति लिख करके हेडिंग उसमें सभी आर्टिकल लिख लीजिए, हो गया क्लियर? ठीक है? इसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 बताता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह आर्टिकल 63 बताता है। आर्टिकल 64 क्या बताता है? तो आर्टिकल 64 बताता है उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष होंगे। 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो है उसके अध्यक्ष का पद हमेशा किसके लिए फिक्स होगा? उपराष्ट्रपति के लिए। पदेन का मतलब यही होता है कि उसके अध्यक्ष के पद पे जब भी आएंगे तो कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। ये आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 आपको बताता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब आर्टिकल जो है 74। आर्टिकल 74 क्या बताता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति। मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 बताता है। एक्चुअली राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन अकेले वो काम नहीं कर सकते, तो उनके मदद के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और मंत्री परिषद ही जो है क्या करेगी? वह कार्य करने का काम करेगी। यानी कि मंत्री परिषद जो है उनके द्वारा बनाए गए नियमों या उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा करती है। आर्टिकल 75। अब मंत्री परिषद जो है इसका जो प्रमुख होगा, मंत्री परिषद का प्रमुख, क्योंकि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उन सभी का कोई ना कोई नेतृत्व करेगा, तो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा उसी को प्रधानमंत्री कहेंगे।
ठीक है। मंत्रियों के मंत्री को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। मतलब हमारा संविधान जो है डायरेक्ट रूप से यह नहीं बोलता कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा, जैसे आप देख रहे हैं आर्टिकल 63 बोल रहा है सीधा सीधा उपराष्ट्रपति का पद होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पद होगा यह बात नहीं बोला जाता। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का पद इसलिए होता है क्योंकि यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख होगा और उसी के प्रमुख को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, मैं चर्चा करूंगा जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं चर्चा करूंगा कि प्रमुख कैसे हो जाता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, इसके ऊपर वहां पे चर्चा होगी। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो बताता है, यह बताता है संसद के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 79 के बाद क्या आता है? 80, यह बताता है राज्यसभा के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 81 यह बताता है लोकसभा के बारे में। ठीक है, 79 संसद के बारे में, 80 राज्यसभा और 81 जो है यह लोकसभा के बारे में हमको बताता है। अब सीधा इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखिए हमारे भारत में जो शासन सत्ता चलती है वह किसके द्वारा चलती है? तो वह चलती है संसद के द्वारा। भारत में शासन सत्ता जो है वह चलती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, अब देखिए संसद किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मैं सांसद नहीं बोल रहा, मैं संसद बोल रहा हूं। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इस तीनों से चलती है। अभी राष्ट्रपति को हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि हमने पीछे राष्ट्रपति का आर्टिकल टोटल पढ़ा दिया है, तो इसको साइड कर दिया। बच्चे कौन? ये तीनों। इस तीनों में होता क्या है कि इस तीनों में सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। 2% नंबरिंग से आ जाइए। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है, हालांकि छोटे से बड़े की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नंबरिंग जो है तो छोटा के लिए बड़का नंबर, छोटा के लिए बड़का नंबर, छोटा के लिए बड़का नंबर, इस तरह से है। बट ध्यान रखना है क्योंकि हमको ऊपर से सीरियल नंबर से आ रहे हैं, तो 79 में संसद की चर्चा की गई है, 80 में राज्यसभा की चर्चा और 81 में जो है यह लोकसभा के बारे में चर्चा हमारे संविधान में किया गया है। अब आ जाइए, अगला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 100। इसे में हमने पढ़ा था संवैधानिक संशोधन 100। अभी बात हो रही है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 जो कहता है, यह कहता है कि निर्णायक मत अध्यक्ष द्वारा। अभी निर्णायक मत क्या है? देखिए, जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई विधेयक बनता है, तो उस विधेयक को लोकसभा में अगर बढ़ रहा है तो कुछ लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों मिलकर के अगर सेम बहुमत दे दिए, आधा लोग पक्ष में, 50 आदमी पक्ष में, 50 आदमी विपक्ष में, तब तो विधेयक पास होगा नहीं। तो उस स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना मत जिस पार्टी को कर देंगे, जिधर कर देंगे, वो बहुमत में आ जाएगा और उसकी बात मानी जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर बुलाया है कि निर्णायक मत जो है वो अध्यक्ष देंगे, यानी कि राज्यसभा का निर्णायक मत जो है वह उपराष्ट्रपति देंगे और लोकसभा के निर्णायक मत जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष देंगे। लेकिन इन दोनों को मत देने का जनरल अधिकार नहीं होता, ये तभी मत देते हैं जब इनको निर्णायक मत देना होगा। ठीक है, अगर इन्हीं में लोकसभा के अंदर ही निर्णय हो गया, एक को बहुमत मिल गया, उसको कम मत मिला, तो लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं देगा। लेकिन जब दोनों टाई हो गए तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति मत देने के अधिकारी होते हैं। अब आइए आर्टिकल 110, आर्टिकल 199, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202, ये चारों एक तरह की बातें बताते हैं। ये चारों एक तरह की बातें बताते हैं। क्या ये बताता है? धन विधेयक। लेकिन किसका? तो केंद्र का। ठीक है, केंद्र का धन विधेयक 110। ये भी बताता है आपको धन विधेयक, लेकिन किसका? राज्य का, यानी राज्य सरकार के धन विधेयक के बारे में 199 बताता है। 112 बताता है वित्तीय वार्षिक बजट। वित्तीय वार्षिक बजट के बारे में, वित्तीय वार्षिक बजट के बारे में बताता है। और ये किसका वित्तीय वार्षिक बजट? तो केंद्र का वित्तीय वार्षिक बजट। और ये 102 बताता है वित्तीय वार्षिक बजट, लेकिन किसका? तो राज्य का। ठीक है, राज्य सरकार का वित्तीय वार्षिक बजट 202, केंद्र सरकार का वित्तीय वार्षिक बजट 112, धन विधेयक राज्य सरकार का 199 और धन विधेयक केंद्र सरकार का 110। अभी 110 जो है धन विधेयक केंद्र सरकार का बताता है, ये बताता क्या है? तो एक्चुअली धन विधेयक और से पहले हम लोग वार्षिक वित्तीय बजट समझ लेते हैं।
देखिए, केंद्र सरकार हर साल 1 फरवरी को अपना बजट पेश करती है। उस बजट के दौरान वो कहती है कि हम फलाने 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 मतलब 20 तरह के मद हैं, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कहा 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसके हाथों में डाल दी संसद की, लिए जाओ भाई खर्च कर दो तुम 1 लाख करोड़ रुपए। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसने एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया, मोटा मोटी ब्यौरा दिया है। अब उसको समय समय पर मिलेगा। जैसे आप एक इमेजिन कीजिए, आप जहां से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे मैं जहां से वहां के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने बताया कि मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच में, ठीक है, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच में डबल ट्रैक रेलवे ट्रैक बैठाना है। ठीक है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट पेश किया कि हमको 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्या? तो मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच में जब हम डबल ट्रैक डाल रहे हैं, तो डबल रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं, तो कितना का खर्च आ रहा है? 1000 करोड़ रुपए। तो उसको 1000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1000 करोड़ रुपए एक ही साथ कहां से लेके आएगी सरकार, और कहां से देगी और क्यों देगी? तो वो होगा क्या कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको काम करना है, तो वो जो है क्या करेगा कि 110 का आर्टिकल 110 का इस्तेमाल करेगा और धन विधेयक पास करेगा कि हम अभी एक साथ तो वहां से वहां तक एक साथ काम नहीं लगा सकते हैं, छोटे छोटे बीट में काम लगाएंगे। तो हम अभी मुजफ्फरपुर से लेकर के और मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के बीच में हम जो है अभी रेलवे ट्रैक, डबल ट्रैक का निर्माण करेंगे और उसके लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, इसको लोकसभा पेश करती है। ये पेश तभी होता है जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल जाती है। लोकसभा इसको पेश कर दी और लोकसभा में जब पास हो गया तो राज्यसभा में इसको भेजा गया और राज्यसभा अगर 14 दिन के भीतर इसको पास कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो 14 दिन के बाद अपने आप राज्यसभा में भी पास माना जाएगा। यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकती है। और 200 करोड़ रुपए उसको मिल गया खर्चा करने के लिए। जब ये 200 रुपए खर्च हो गए तो फिर वो आकर के कहेगी, फिर धन विधेयक पास करेगी कि हमको 200 करोड़ रुपए जो है सो और चाहिए, क्योंकि हमको बापूधाम मोतिहारी से नरकड़ियागंज के बीच में डबल रेलवे ट्रैक बिछाना है। बात समझ में आई? अब इसको एक दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आप अपने पिताजी से बोले कि पिताजी हमको बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, 5 लाख रुपए दीजिए। आप जाकर बोलिएगा पिताजी आपको दे देंगे? देंगे? कभी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अब जब नहीं देंगे तो आप क्या कीजिएगा? जब नहीं देंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि पिताजी क्या कहेंगे, पहले देखेंगे कि अच्छा बिजनेस करने वाला है, कर लेगा, तो बोलेंगे कहां करोगे? तो आप बताइए कि हमको जो है ऐसे ऐसे पटना में करना है। तो पिताजी बोलेंगे ठीक है, जाओ वहां पे जगह देख करके आओ। जगह देख के आइएगा, बताइए कि पिताजी 1 लाख रुपया जो है सो पगड़ी मांग रहा है और 20,000 रुपया मंथली मांग रहा है। तो पिताजी बोलेंगे ये लो 80,000 रुपया, बोलना उसको जो है सो 80,000 में मान जाए, और मानेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको कहा 20,000 देंगे। यानी कि आप रूम ले लिए, उसका पिताजी बोलेंगे कि ये लो 50,000 रुपया, रूम को पूरा फिनिशिंग करवाओ, जो आप ड्रॉर वगैरह लगवाना चाहते हो लगवाओ। 5 लाख रुपया एक बार नहीं देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट धीरे धीरे खरीद के आपको डाला जाएगा। यानी कि एक छोटा छोटा काम करते जाइएगा, पैसा पिताजी आपके देते जाएंगे, देंगे जरूर, लेकिन छोटे छोटे काम करते जाओ। एक बार में 5 लाख नहीं देंगे, लो बेटा और जाकर बिजनेस कर लो, संभव ही नहीं है, कभी किसी कीमत पे संभव नहीं है। सेम कंडीशन है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे और जो धीरे धीरे इनको दे रही है, तो जो ये टाइम टू टाइम मांगते लेते हैं पैसा, उसको धन विधेयक कहते हैं। और जो है 1 साल में एक बार जो पास करते हैं उसको हम लोग वित्तीय वार्षिक बजट कहते हैं। और धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही आता है और लोकसभा में ही पारित हो जाता है, राज्यसभा को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर 14 दिन के भीतर वो पास कर देती है तो ठीक है, नहीं पास करती है तो कोई बात नहीं। क्लियर? चलिए, और मैं याद थक गया हूँ, आज लगातार जो 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, ये कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम मिलते हैं। यहाँ तक आर्टिकल आपका हो गया, इसको तो याद कर लीजिएगा। और निश्चित रूप से आप रात के टाइम में 7 बजे से टेलीग्राम पे और 7-10 से फेसबुक पे जुड़िए। हम लोग जैसे लाइव टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट में जो पार्टिसिपेट कीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। कम से कम रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो का। और वीडियो को देखिए जरूर, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और बताइए दोस्तों को कि कॉमेडी किसका देखना है देखो, लेकिन पढ़ना है तो एक बार सर के वीडियो को जरूर पढ़ो। और निश्चित रूप से हम पूरी ईमानदारी के साथ आपका जो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और हमको लगता है कि आर्टिकल खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। आपका लेक्चर में आर्टिकल आपका मोर देन चांस से खत्म हो जाएगा, हालांकि है अभी बहुत यार, हम छोड़ नहीं सकते हैं। चाहते हैं कि थोड़ा ईमानदारी से आपका जो जबरदस्त तरीके का नोट्स रेडी हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो फिर जो सहालता मचा कर जाएगा। ठीक है, थैंक यू।